फौज के अंदर जब एक जवान अपने ड्यूटी पर तैनात रहता है, जब तक भारत के लिए अपना जान मिटा देता है, तब तक उसके बारे में सब तालियां बजाते हैं। जब कोई जवान लंगड़ा होता है, अंधा होता है, कुछ उसको जब कुछ जख्म हो जाती है फौज के अंदर रहते हुए, जब विकलांग हो जाता है, तब उसके बारे में कोई नहीं सोचता। या उसकी फैमिली जब कोई मुसीबत में होती है किसी जवान की, उस वक्त उसको कोई भी नहीं पूछता। जब कोई जवान मर जाता है अपने ड्यूटी पर रहते हुए, कोई शहीद हो जाता है, तो उस वक्त जब उसको गांव में लाया जाता है, तब मंत्री संतरी सब इकट्ठे हो जाते हैं और आते हैं, अपना कॉलर के लिए भाषण करते हैं, अपने पोस्ट में आते लोगों को दिखावा करते, तालियां बजाते हैं और अपने चले जाते हैं, दो भाषण अपने ठोक के। क्यों? एक सैनिक जो हमेशा बोलता है जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वो सैनिक आखिर ऐसा बोलने पर मजबूर क्यों हुआ, ऐसा क्यों बोल रहा है? अभी अभी आपने जिस सैनिक का वीडियो देखा, उसका पूरा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। इनके ऊपर जो बीती, वो सुनने के बाद आपके दिल से दर्द निकलेगा। एक सैनिक जो अपने देश के ऊपर हमेशा जान लुटाने के लिए तैयार रहता है, वो अपने और अपने परिवार के हक के लिए, न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, लाचार है, बेबस है, मजबूर है, और इसी कार्रवाई में काफी साल बीत जाते हैं, लेकिन उनको न्याय दिलाने वाला कोई नहीं मिलता। सैनिक मंत्रालय के इस मंच के द्वारा हमारी कोशिश है कि इस फौजी भाई के साथ जो अन्याय हुआ है, उसके बदले में उसे उचित न्याय मिले। और अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस कार्य में कितना सहयोग करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वहां तक पहुंचाइए जहां तक इसको पहुंचना चाहिए, ताकि दूसरे किसी भी फौजी भाई के साथ ऐसा अन्याय ना हो। वीडियो देखिए। जय हिंद, जय भारत। मैं हवलदार राजेंद्र घोर, भारतीय थल सेना में बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप में ड्यूटी पे रहते हुए मेरे साथ जो जो अन्याय हुआ है, वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए कि जिसके साथ जो अन्याय हुआ है किसी फौजी के साथ, दोबारा ऐसा किसी के साथ ना हो। तो प्लीज़ कृपा करें, मेरा प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए। मैं 2010 में नवंबर में बॉम्बे इंजीनियर डिपो बटालियन में मैं ऑन ड्यूटी पे कार्यरत रहते हुए मुझे अहमदनगर से पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से कैसा अरेस्ट किया गया, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। और मुझे 302 के गुन्हे में कैसा इन्वॉल्व किया गया, जबकि मेरे बरखिलाफ किसी भी प्रकार की एफआईआर दर्ज नहीं थी। मुझे अरेस्ट करते समय किसी भी कोर्ट का अरेस्ट वारंट ना होते हुए अहमदनगर के पुलिस ने मुझे बेकायदेशीर करके जो अटक किया गया और मुझे कस्टडी में रखा गया, और मेरे साथ पूरा झूठा मूठा पूरा षड्यंत्र रचा के मुझे उन्हें में कैसा दाखिल किया गया, इसके बारे में मैंने महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को भी चिट्ठी लिखी थी, 3-4 चिट्ठियाँ लिखी थी। माननीय दिवंगत गृह मंत्री आर पाटिल साहब को भी मैंने चिट्ठियाँ लिखी थी, जेल के अंदर से चिट्ठी ली थी, बेकायदा मैंने चिट्ठियाँ लिखी थी कि साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा अन्याय हुआ है। मानवीय हक आयोग को भी लिखा, साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा अन्याय हुआ है, आप इसकी जांच कीजिए, इसकी पड़ताल कीजिए, मुझे फंसाया हुआ है, मैं फंसा हूँ, मुझे बचा लीजिए, आप इसके इंक्वायरी कीजिए। किसी भी प्रकार किसी ने कुछ भी इंक्वायरी नहीं की। जब मुझे अरेस्ट करके लेके गए थे पुलिस, तब पुलिस वालों ने किसी मेरे वरिष्ठ अधिकारी सीओ साहब या कमांडेंट साहब या मेरे कंपनी कमांडर साहब, किसी भी वरिष्ठ अधिकारी की परवानगी ना लेते हुए मुझे ऑन ड्यूटी होते हुए वर्दी पर मुझे पकड़कर अहमदनगर लेकर गए। और जब मुझे पकड़कर लेके गए तो सीओ साहब ने अपना कोई फर्ज नहीं निभाया कि मेरा जवान यहाँ से गायब हुआ है, तो गया तो कहाँ गया। उस वक्त मेरी फैमिली सरकारी क्वार्टर में आवास में ही रहती थी। पुलिस वाले ने किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं किया, ना मेरे घर वालों को, ना किसी वरिष्ठ अधिकारी को। तो मुझे जब पुलिस वाले ने लेके गए तो सीओ साहब ने अपना कोई फर्ज नहीं निभाया, ना उन्होंने कोई जांच की। उनको 24 घंटे के बाद जब कोर्ट ने बताया कि ये बंदा ऑन ड्यूटी है क्या, एक सर्विसमैन है, तब जब पुलिस वालों ने बोला कि ये ऑन ड्यूटी वाला है, तो उस वक्त कोर्ट ने बताया कि इसको इन्फॉर्मेशन किया क्या, बोले नहीं किया, तो इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन कर दो करके बताया। जब इन्होंने कोर्ट ने बताने के बाद अपने मुँह से, तब इन्होंने बटालियन को लेटर लिखा और लेटर से बताया गया।
उसके बाद भी इतना इन्फॉर्मेशन देने के बाद सीओ साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। सीओ साहब की जो ड्यूटी थी, सीओ साहब ने अपना ड्यूटी का कोई फर्ज नहीं निभाया, ना पता किया कैसे अरेस्ट किया, क्यों अरेस्ट किया, किस तरीके से अरेस्ट किया, किसी भी प्रकार का कोई इंक्वायरी नहीं की गई। उसके बाद मैंने कोर्ट को भी लिखा कि सर मुझे जमानत दीजिए, नहीं तो बटालियन के अंडर में दीजिए, फौज के अंडर में दे दीजिए ना। मुझे उस वक्त जमानत मिली। मेरे 6-6.5 साल में अंडर कस्टडी में रहा। कस्टडी में रहते हुए जिस तरीके से मेरे को अटक किया गया था, उस तरीके से मैंने, जब महाराष्ट्र के सरकार ने कोई कदम किसी प्रकार का ना उठाते हुए मुझे ध्यान नहीं आया, मेरा को कोई रिप्लाई नहीं मिला, इसलिए मैंने फिर केंद्र के संरक्षण मंत्री, उसके बाद में गृह मंत्री, सबको मैंने चिट्ठियाँ लिखना शुरू कर दी। जब मैंने ये चिट्ठियाँ लिखी थी महाराष्ट्र के, उसके बाद केंद्र के, उस वक़्त से मैंने 2012, 13, 14 में चिट्ठी लिखता रहा। मैं हर साल चिट्ठियाँ लिखता रहा। मुझे जवाब नहीं मिला इनका कि मेरे को गैर कानूनी अरेस्ट कैसे किया गया, किडनैपिंग कैसी की गई, मेरे को जो डिमांड थी पुलिस वालों की, जो मैं डिमांड इनकी पूरी नहीं कर पाया, इसलिए मेरे को कैसे इस गुने में फंसाया गया, वो मैंने पूरा उस चिट्ठी में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। ये सब होते हुए जब मुझे शिक्षा सुनाई गई, षड्यंत्र रचा के, FIR ना होते हुए, सब हर चीज़ होते हुए भी, फिर मुझे शिक्षा जब सुनाई गई तो तब तक मेरी फैमिली सरकारी आवास में ही रहती थी। इस दौरान जब मुझे अरेस्ट किया गया था तब मेरी 18 साल नौकरी हो चुकी थी। तब मेरे फैमिली ने मेरे पेंशन के लिए कार्रवाई के लिए हमने बोल दिया, तो पेंशन कार्रवाई के लिए हमने चिट्ठियाँ लिखी, पेंशन कार्रवाई, मेरे औरत ने पेंशन की कार्रवाई, और मुझे मेरे आदमी को जो अरेस्ट किया है इसकी छानबीन करके हमें पेंशन मिलना चाहिए करके। ये सब होने के बाद अभी तक पेंशन के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब मैं पैरोल छुट्टी पे आया तब मैं बटालियन के अंदर गया। उस वक्त रिपोर्ट करके मैंने बोला सर मैं पेंशन डॉक्यूमेंट के साइन करना चाहता हूँ। उस वक्त उन्होंने बोला जब आपके पास पेंशन डॉक्यूमेंट के लिए अंदर भेजे थे, आपने उस वक्त पेंशन डॉक्यूमेंट पे साइन क्यों नहीं किया, जब आपको पेंशन डॉक्यूमेंट पे साइन करना था। तो मैंने उनको बता दिया सर पेंशन डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए मेरे साथ मेरे फैमिली ग्रुप का फ़ोटो चाहिए, बच्चों का साथ फ़ोटो लगता है, औरत का फ़ोटो लगता है मेरे साथ में, मेरे फैमिली का सब हर चीज़, मेरे को पैन कार्ड लगता है, आधार कार्ड लगता है मेरे साथ। उस वक्त कुछ इनको देने के लिए नहीं था। जेल के अंदर से कुछ भी हम कोई पाठ पुरावा कोई नहीं कर सकता, ये सब जानते हैं। इतना सब होने के बाद उन्होंने बोला अच्छा आपके पास कोई पुरावा नहीं था, फ़ोटो नहीं थी देने के लिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, उन्होंने भी मान लिया। फिर मेरे डॉक्यूमेंट पे साइन करवाया। डॉक्यूमेंट पे साइन करके 8-9 महीने हो चुके हैं। बोले 2 महीने में कार्रवाई हो जाएगी। तब रिकॉर्ड ऑफिस को पूरा डॉक्यूमेंट मेरा भेजा गया। रिकॉर्ड ऑफिस में जाने के बाद मैं वहाँ पे रिकॉर्ड ऑफिस में गया। रिकॉर्ड ऑफिस में पता करने के बाद रिकॉर्ड ऑफिस वालों ने बोला है PPOR में आपका फाइनल स्टेटमेंट बन जाएगा, तो उसके बाद आपकी कार्रवाई हो जाएगी। जब फाइनल स्टेटमेंट बनने के लिए चला गया तो फाइनल स्टेटमेंट ऐसा इन्होंने दिखाया कि जब हम क्वार्टर में, सरकारी क्वार्टर में आवास में रहते हुए उन्होंने पानी बिल, लाइट बिल सब कुछ कटौती करके 6-7.5 लाख रुपए तक मेरा कटवा के दिया। उसके बाद में मेरा सब कुछ मेरा फंड बिंड उसी में करके और पेमेंट का टोटल मेरा 12 लाख रुपए कटौती कर दिया। 11.5-12 लाख रुपए तक कटौती कर दिया और मुझे वो लेटर थमा दिया कि आपका ये ऐसा। चलो ठीक है, वो भी ले लिया मैंने हाथ में इनका लेटर। सब इतना होने के बाद मैंने इनको बोला कि सर मेरी पेंशन की कार्रवाई के बारे में वो भी लेटर लिखा। उसके बाद मेरे औरत, मैं बोला सर मेरा अभी रिलेशन भर्ती चालू होने वाली है, रिलेशन भर्ती आपने बॉम्बे सैपर्स की BEG की, तो उसमें मेरा बेटा अभी मैं भर्ती करना चाहता हूँ आर्मी में, तो मेरे को रिलेशन सर्टिफिकेट चाहिए। जबकि रिलेशन सर्टिफिकेट लिए मेरा पार्ट ऑर्डर हो चुका है। जब मेरा को बेटा हुआ था, जब बेटी हुई थी, उस वक्त जो नियम के अनुसार मैंने उनका पार्ट 1 ऑर्डर किया हुआ था। पार्ट ऑर्डर होने के बाद भी, मेरा रिकॉर्ड होने के बाद भी रिकॉर्ड ऑफिस उन्होंने बोला नहीं, आपका जब तक PPO नहीं आएगा तब तक आपको रिलेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। अभी मेरा PPO आने के लिए मैंने इलाहाबाद में कांटेक्ट किया, तो इलाहाबाद वाले बोले कि आपका तो अभी तक कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं आया यहाँ पे। तो फिर रिकॉर्ड वालों ने मेरा साइन करके फिर उन्होंने अपने पास रखवा लिया और मेरे को रिलेशन सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जा रहा है। रिलेशन सर्टिफिकेट लिए मैंने अर्जी की थी। रिलेशन सर्टिफिकेट को अर्जी करने के बाद मैंने कमांडेंट साहब को भी चिट्ठी लिखवाई कि सर मुझे रिलेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा। कमांडेंट साहब की तरफ से भी कोई मेरे को जवाब नहीं मिला। फिर मैंने अभी सब इतना मेरे साथ इतना अन्याय हो चुका है, इतना मैं अभी भुगत रहा हूँ। मेरे बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे या मेरे फैमिली कैसी जी रही होगी, ये कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ, जिसके ऊपर टाइम आता है वही सोचता है। जब उस वक्त नहीं होना चाहिए ये चीज़,
जिस वक्त होना चाहिए, जो जवान जब जिंदा है, उसकी फैमिली जिंदा है, उसको कौन सी मुसीबत में है, उस वक्त जो उनको जो मदद करता है, जो सच्चाई से लड़ता है, वही इंसान को सही माना जाता है। इतने साल से मैं मुसीबत में हूँ, 2010 साल से, तब कोई नहीं देखा जा रहा है। सब मेरे साथ षड्यंत्र बना के, सब झूठे बीठे कारो बना के मेरे बरखिलाफ फिरियाद नहीं, कुछ भी नहीं होते हुए भी मुझे कैसा फंसाते हैं, सब इनके हाथ में होता है। किसको फंसाना और किसको निकालने का, किसको गाड़ डालने का, किसने मारा है उस मारने वाले को छोड़ देने का, और जिसने नहीं मारा है उसको फंसा देने का। हाँ, ऐसा काम करते हैं, बिल्कुल ऐसा करते हैं। मैं और मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं था, खाली मोबाइल। और मेरे दोस्त को मैंने फ़ोन किया है, अगर मेरा दोस्त फ्रेंड है तो मैं उसको फ़ोन करूँगा ना, खाली फ़ोन किया है उसके साथ। तो बाकी भी और 10 लोगों ने फ़ोन किए थे, उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया? ताकि मैंने उनकी डिमांड पूरी नहीं की। उसके बाद मैंने सब इतना होने के बाद, जब मेरे साथ इतना अन्याय हुआ, तो मैंने राष्ट्रपति साहब को भी चिट्ठी लिखी कि सर, मुझे मेरे फैमिली के साथ आपको मिलना है। इसलिए मिलना है कि कुछ ऐसे गोपनीय बातें हैं कि वो मैं ओपन उसी वक्त करूँगा कि जब मुझे राष्ट्रपति साहब को मिलना है अभी। और राष्ट्रपति साहब को मिलने के लिए मैंने चिट्ठी भी लिखी थी कि साहब, मुझे आपसे मिलना है, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, किसी ने दखल नहीं ली करके। सब मैं पुरावे के साथ मैं राष्ट्रपति साहब के पास मिलने के लिए, उस वक्त लॉकडाउन के कारण कोई मेरे को उसका जवाब नहीं मिला। इसलिए मैं अभी इंतज़ार करने के बाद मैंने फिर अभी दोबारा एक चिट्ठी लिख रहा हूँ माननीय राष्ट्रपति साहब को कि सर, मुझे न्याय तो नहीं मिला, मुझे न्याय भी नहीं मिल रहा है। मैंने कोर्ट को, मेरे सेशन कोर्ट में सेपरेट केस चलाने के लिए, अकेले की केस चलाने के लिए मेरे जो विवनेंस है, मेरे अकेले की, उसको चेक किया जाए सेशन कोर्ट में, इसलिए वो मांग कर रहा हूँ। हाई कोर्ट ने भी इस चीज़ को माना नहीं था, तो सेशन कोर्ट में मेरे दोबारा केस चलाया जाए। जो मेरे गैर कानूनी के तरीके से मेरे को ये किया गया है, मेरे को नियम के अनुसार मेरी जो सी केस चलना चाहिए वैसे मेरे केस चलना चाहिए। कोर्ट ने इस चीज़ की दखल नहीं लिया। मेरे सीओ साहब को भी बताया नहीं गया कि इस चीज़ को केस आप चलाओगे या हम चलाएंगे, कोई इनका ये नहीं हुआ। तो इस चीज़ की मेरी पूरी छानबीन करके मेरी सेशन कोर्ट में केस चलाने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहा हूँ। तो जो सेशन कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। जब सुप्रीम कोर्ट में हमको जाना है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ की दखल लेना चाहिए, हमको न्याय कैसा मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरा अपील, प्लीज़ मेरा अपील दर्ज किया जाए। मेरा केस के बारे में मैं विनती करता हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट से कि मेरी अपील दर्ज किया जाए, और मेरे अपील दर्ज करके मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा। मैं ये सब किस लिए मांग रहा हूँ? ये न्याय मिलाने के लिए। मुझे न्याय मिलना ही चाहिए, क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो मैं आपको विनती करता हूँ, मेरी अपील दर्ज होना चाहिए कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए। तो नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या होता है? कोर्ट किस लिए बना है कि मेरे जो न्याय देना है कि न्याय देना है वो कोर्ट ये करेगा, लेकिन अपील तो मेरा सबमिट होना चाहिए ना। अपील तो मुझे सबमिट करना चाहिए था, नहीं हो रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। तो सर, मैं विनती करता हूँ, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, ऐसा किसी फौजी के साथ ना हो, यह मैं विनती करता हूँ। और जिस वक्त बटालियन के सीओ साहब थे, उनकी भी इंक्वायरी होना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना ड्यूटी नहीं निभाया, और उनकी वजह से आज मुझे बहुत सारा, मेरे फैमिली को दुख भोगना पड़ रहा है। इतना दुख कोई नहीं भोग सकता जितना मैं भोगत रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि मैंने फिर सैनिक मंत्रा से मैंने कांटेक्ट किया। सैनिक मंत्रा ने बोला आपको ज़रूर न्याय मिलेगा, आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है, आपको ज़रूर न्याय मिलेगा, और आपको हम न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए मैं सैनिक मंत्रा से मैं बिल्कुल बहुत मैं दिल से, मैं अपने फैमिली के पूरा परिवार के साथ मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो सैनिक मंत्रा जैसा हमें न्याय मिलाने के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।